Hello everyone, welcome here. Namaste to everyone. करत करत अभ्यास ते जड़ मत होए सुजान। ये मुहावरा तो आप सबको पता ही होगा और इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें भी आप लोगों को पता होंगी। लेकिन आज मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी कि अभ्यास का महत्व कितना ज़्यादा होता है। एक मंद बुद्धि को भी विद्वान बना देता है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, कोई बड़ी भूमिका मैं नहीं बांध रही हूँ, तो चलिए आज मैं उस स्टोरी को शुरू करती हूँ जिससे अभ्यास के महत्व का ठीक ठीक पता चलेगा। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, बहुत पहले की, पुराने समय की। तो शुरू करती हूँ ये कहानी में। तो बात उन दिनों की है जब गुरुकुल हुआ करते थे, शिष्य और गुरु की परंपरा होती थी, आश्रम होते थे, बालकों को वहीं शिक्षित किया जाता था। हर तरह की शिक्षा, विद्या तो दी ही जाती थी, हर तरह की शिक्षा उनको कि किस तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करना है, दिनचर्या से जुड़े काम, खेत खलियान, बगीचा, पशु, सबकी किस तरह से देखभाल की जाती है, सब कुछ उनको सिखाया जाता था उस आश्रम में, गुरुकुल में। तो उसी गुरुकुल में एक बालक था, वरदराज नाम था उसका। वो 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था। माता पिता बूढ़े हो चले थे, क्योंकि वो सबसे छोटा था तो क्रमशः उसके भाई बहन भी उससे 8 और 10, 12, 15 साल बड़े थे। वरदराज जब छोटा था और जब थोड़ा सा चलने लायक हुआ तो माता पिता बूढ़े होने की वजह से उसकी देखभाल नहीं करते थे, भाई बहन ही उसकी देखभाल करते थे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो भाइयों ने मिलके सोचा कि चलो इसको आश्रम में डाल देते हैं, हमारा ज़्यादा व्यय भी नहीं होगा और ये अच्छे से पढ़ लिख जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो उसको परिवार वालों ने आश्रम में डाल दिया, गुरुकुल में। अब वहाँ रह के उसने पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी, शिक्षा लेनी शुरू कर दी। लेकिन वरदराज क्या था, थोड़ा मंद बुद्धि बालक था। वो शुरुआत में जब उसको डाला गया तो ये तो भाई बहनों को भी नहीं पता था, क्योंकि वो तो भी छोटा था और गुरु को तो बिल्कुल ही नहीं पता था। परीक्षाएं हुई तो वरदराज पास नहीं हुआ। उसके सभी साथी आगे निकल गए और लेकिन वो उसी कक्षा में रह गया। साल भर के बाद अगली परीक्षा हुई, वरदराज का वही हाल था, वो वहीं का वहीं उसी कक्षा में रह गया, उसके साथी आगे निकल गए। अब वही साथी उसका उपहास भी करने लगे। उसका तो आश्रम में एक तरह से जीना हराम हो रहा था। लेकिन क्या करता, माता पिता बूढ़े थे, भाई बहन बड़े थे, वो भी अपने काम धाम में लगे हुए थे। वरदराज का अगर शिकायत करता भी तो किससे करता? गुरुजी सब देखते थे, समझते थे उसकी बातें, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, निःशुल्क सब चीज़ें कराई जाती थी, सिखाई जाती थी। और उस समय बालकों से दक्षिणा के रूप में यही लिया जाता था कि विद्या भी दी जाती थी उनको और साथ में उनको बगीचे का काम, आश्रम की साफ सफाई, पशुओं को देखभाल करना, तो ये दक्षिणा स्वरूप होता था गुरुओं के लिए। तो गुरुजी ने भी सोचा कि चलो देखते हैं आगे इसका क्या होता है। तीसरी बार परीक्षा फिर हुई, फिर वो फेल हो गया। अब थोड़ा गुरुजी को लगने लगा कि ये
मंदबुद्धि बालक है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने उसकी अलग से क्लास लेनी शुरू कर दी। कक्षा के बाद वो थोड़ा सा 1 घंटे का समय उसके लिए एक्स्ट्रा देते थे कि ये थोड़ा सा बच्चों के लेवल में आ जाए। लेकिन नहीं हुआ वही, अब एक कक्षा में उसको 4 साल हो गए। तो गुरुजी ने कहा ये विद्या इसके लिए नहीं बनी है, अब इसका जीवन यहाँ बर्बाद हो जाएगा, विद्या ये ग्रहण नहीं कर पाएगा। और ये क्या हो रहा है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बंध रहा है, क्योंकि बच्चे इसका उपहास करते हैं। तो उन्होंने वरदराज को बुलाया, कहा वरदराज बेटा ऐसा है कि तुम विद्या तो ग्रहण नहीं कर पाओगे, और हम नहीं चाहते हैं कि तुम आश्रम में रह के और आगे की जो जीवन रूपी जो विद्या है वो तुम यहाँ पर नहीं सीख सकते हो। तुम जाओ अपने भाई बहनों के साथ उनका हाथ बटाओ और उनके व्यापार को आगे बढ़ाओ उनके साथ। वरदराज मायूस हो गया, मन मन सोचने लगा कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे माता पिता बूढ़े हैं और भाई बहन भी काम धाम में लगे हुए हैं। तो गुरुजी उसके मन की बात भाप के उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूँ तुम्हारे बड़े जनों को, तुम्हारे पेरेंट्स को, माता पिता को, तुम्हारे भाई बहन को, वो तुमको आकर ले जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं गुरुजी आप ऐसा मत करिए, तब तो मैं छोटा था, मुझे समझ में नहीं आता था रास्ता वगैरह। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, यहाँ 4 साल हो गए मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हर चीज़ मैं समझता हूँ और मैं अपने गांव दिने दिन निकल जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। तो गुरुजी ने कहा जैसा तुम ठीक समझो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आगे जाके तुम वहाँ व्यापार करो, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर रहो। तो मैंने कहा गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अगले दिन सुबह निकल जाऊंगा और शाम तक मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। तो अगला दिन आया, वरदराज अपना सामान बांध लिया और थोड़ा सा ही सामान था उसके पास, एक पोटली बनाई उसने और अपने कंधों पे लाद के वो निकल लिया। रास्ते में दोपहर हो गई, कच्ची पगडंडी थी और पेड़ भी ज़्यादा घने वने नहीं थे आसपास। उसको बहुत तेज प्यास लगने लगी। तो देखा, कुछ दूरी चला तो देखा कि एक कुआं है, वहाँ पर बहुत सी गांव की महिलाएं पानी भर रही हैं, साथ में उनके बच्चे भी हैं। तो वरदराज ने सोचा यहाँ मुझे पानी मिल जाएगा पीने को। तो वहाँ जाकर वो खड़ा हो गया। उसको देखकर वहाँ की महिलाएं कहने लगी बेटा क्या चाहिए तुमको। तो वरदराज ने कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए आप। तो महिलाओं ने कहा आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं बाल्टी निकाल के भी पानी देती हूँ तुमको। तो वो रस्सी खींचने लगी पत्थर पे, जो पत्थर बना होता है कुएं के चारों तरफ। वरदराज ये सब देख रहा था किस तरह से वो बाल्टी डालती हैं रस्सी से कुएं में और फिर उसको खींचती हैं धीरे धीरे करके, फिर पानी ऊपर आ जाता है। उन्होंने पानी दिया वरदराज को, पानी पी लिया वरदराज ने, लेकिन बहुत थका था। वो बैठ गया वहीं सुस्ताने के लिए कि थोड़ी देर अभी मैं यहाँ बैठूंगा, फिर चलते हैं। तो उन लोगों को, महिलाएं ज़्यादा सी थीं, वो अपनी बाल्टियाँ भर रही थीं अपने कामकाज की। तो देखता है वरदराज कि वो रस्सियाँ कैसे खींच रही हैं पत्थर पे, और वो जो पत्थर है पत्थर पे उसके बल पड़ते जा रहे हैं, रस्सी से पहले के पड़े हुए थे बल। वो देख रहा था कि किस तरह से रस्सी जहाँ पे डाला जा रहा है पत्थर पे, वहाँ पे गड्ढे हुए पड़े हुए हैं। तो वरदराज सोचने लगा ये कैसे हो गया। तो उसने एक महिला से पूछा कि माता ये कैसे आप कर रही हैं कि ये रस्सी की वजह से पत्थर पे बल पड़ रहा है, रस्सी तो इतनी कोमल होती है और पत्थर इतना मजबूत होता है। तो महिला ने कहा कि देखो बेटा ऐसा है
कि हम यहाँ पे आज तो आ नहीं रहे हैं पानी भरने, हम तो बरसों से यहाँ पानी भर रहे हैं। और ये रस्सी जहाँ जहाँ पत्थर पे पड़ती है वहाँ वहाँ इसके निशान पड़ जा रहे हैं, और उसी निशान पर ही मैं रोज उसको रस्सी को टिकाती हूँ, जिससे कि वो एक जगह टिकी रहे और मैं आराम से उसको खींच सकूँ। और सिर्फ वही निशान जो है उसी पे ही रस्सी रोज रोज पड़ती है और बार बार मैं उसको खींचती हूँ। वरदराज को समझते देर नहीं लगी कि कोमलता से रस्सी नहीं बल्कि रस्सी रोज रोज वहाँ पत्थर पे उसी जगह पड़ती है, जिससे कि उसमें गड्ढे पड़ गए। और यही कारण है कि कोमल होते हुए भी रस्सी ने पत्थर पे निशान डाल दिए। ये सब सोच रहा था वरदराज, तब तक उसको एकदम से एक आइडिया आया। उसने कहा कि अरे, जब इतनी कोमल होते हुए रस्सी पत्थर पे बल डाल सकती है, उस पे निशान डाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं विद्या ग्रहण कर सकता। मुझे लोग मंदबुद्धि कहते हैं कि इसको कुछ याद नहीं होता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं भी एक रस्सी की तरह रोज अभ्यास करूं, एक लाइन को मैं रोज रटूं, रोज पढ़ूं, रोज उसको पढ़ूं और लिखूं, तो मैं भी एक अच्छा शिक्षित इंसान बन सकता हूँ। आगे चल के मुझे भी विद्या मिल सकती है ग्रहण करने के लिए। तो वो अब उसने विचार अपना बदल दिया। वो आगे अपने गांव ना जाके पीछे लौट गया। पीछे लौट गया मतलब आश्रम की तरफ चल दिया, और लगभग वो भागता सा आश्रम पहुंच गया, क्योंकि अब उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी दूरी। वो चाहता था कि वो जल्दी से आश्रम पहुंचे और गुरुजी से माफ़ी मांगे, सब बातें उनको बताएं। तो वो पहुंचा, उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मुझे आप एक बार मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बार कक्षा को निकाल के दिखाऊंगा, मैं अगली कक्षा में पहुंचूंगा, आप मेरा विश्वास मानिए। तो गुरुजी ने बहुत उसको इतने ज़्यादा व्यग्र रूप में देखा, तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें एक नहीं तुम 4 चांस और ले लो, लेकिन तुम शांति से अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाओ, तकलीफ़ मुझे भी होती है तुम्हें देखकर। तो ने कहा, नहीं गुरुजी, आपको मैं कोई शिकायत नहीं होने दूंगा, अब मुझे आप अगली कक्षा में देखेंगे अगले साल। तो गुरु ने कहा, बिल्कुल, बहुत अच्छा बेटा। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। बस उसी दिन से वो वरदराज जो भी पढ़ता उसको लगातार अभ्यास करता रहता। अगर उसने एक पैराग्राफ सुबह पढ़ा तो उसको दिन भर वो रटता रहता, पढ़ता रहता, समझता रहता। इस तरह से उसने सब पाठ पूरा कंठस्थ कर लिया। एक एक लाइन उसको अपनी मुँह जवानी रटी हुई थी। ये सब अभ्यास की वजह से हुआ, क्योंकि वो उसी चीज़ को बार बार पढ़ता था। दिन भर में जाने कितने हजारों बार एक लाइन पढ़ लेता था। तो इस तरह से पढ़ाई उसने अभ्यास के बल पर, उसने वो उतनी बातें समझ नहीं पाता था जितना वो अभ्यास को करने से इसके समक्ष कर दिया पढ़ाई के। अब वो जो भी बातें याद रखता वो फटाफट सुना लेता, कोई भी उसको अटक नहीं होती थी। और जब वो याद करता था, जब वो लाइनों को समझता था, तो समझते समझते भी उसको अब याद होने लगा। पहले रटता था, अब धीरे धीरे वो समझने भी लगा सब कुछ। अब वो रटने वाला हिसाब उसका निकल गया। इस तरह उसके बाद वो एक भी कक्षा में फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत ही अल्प आयु में बहुत सारी कक्षाओं के जो इम्तिहान होते थे उसको एक साथ दिए, क्योंकि अब उसे पढ़ाई लिखाई विद्या बहुत आसानी से समझ आ रही थी। बहुत जल्दी वो समझता था और बहुत जल्दी उसने बहुत सारी कक्षाएं
बहुत जल्दी निकालनी। तो ये सब उसने अभ्यास से ही किया। पहले उसने अभ्यास बहुत किया, रटाफाई किया, सब कुछ किया। फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगा, उन तथ्यों को समझने लगा जो पुस्तक में पढ़ता था। फिर उसका भी अभ्यास करता था जो समझता था। तो ये अभ्यास के बल पे ही एक मंदबुद्धि बालक आगे चल के संस्कृत व्याकरण का प्रकट विद्वान बना। वो एक बहुत बड़ा संस्कृत व्याकरण का विद्वान बन गया और उसने बहुत सारी संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें लिखी जो कि प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। जिसमें से एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, दूसरी है सार सिद्धांत कौमुदी, तीसरी है मध्य सिद्धांत कौमुदी और चौथी है निर्वाण पद मंजरी। ये व्याकरण की पुस्तकें उसी वरदराज नामक बालक ने लिखी, जो एक मंदबुद्धि बालक था। आगे चल के वो प्रचंड संस्कृत व्याकरण का विद्वान बना। तो देखिए, मैंने बताया ये एक सच्ची घटना थी, किस तरह से अभ्यास के बल पे एक मंदबुद्धि बालक एक विद्वान बन गया। तो ये बातें कहने में आसान है, करने में भी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो कि करने में भी आसान है। आप कोई चीज़ नहीं समझते हो, नहीं समझ पा रहे हो, उस लाइन को बार बार अभ्यास करिए। आप एक लाइन को 1000 बार पढ़िए, तो 1000 के बाद 1001वें बार वो भी लाइन आपको समझ में आ जाएगी। इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। 1000 बार आपने अभ्यास किया, वो वैसे ही रट गई वो लाइन आपको। अगले में 1001, 1002 पर आते आते वो बातें भी आपको समझ में आ गई जो उस लाइन में कही जा रही हैं। तो देख रहे हैं, अभ्यास एक मैजिक है, एक जादू है। इसके बल पे आप जो चीज़ें आपके लिए अति दुर्लभ हैं वो भी आपके लिए सफल हो सकती हैं। तो मैं विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी आपसे। थैंक यू सो मच।